हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ब्रेन का फंक्शनिंग कैसे होता है। ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी सेंस ऑर्गन है जैसे आई, ईयर, वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन का फंक्शन, कैसे नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है पूरे बॉडी में, और दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन आई और ईयर वो भी इस चैप्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर। सबसे पहले नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में आप देख रहे हो कि ब्रेन है, नर्व्स है और स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है जो हमारे पीछे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से जाता है। इट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज, कंडक्ट एंड इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब देखो, हम जो ह्यूमन है, हमारे पास स्पेशल पावर क्या है? हमारे पास स्पेशल पावर है हमारा ब्रेन। ना तो हमारे पास बहुत मोटी चमड़ी है, ना हम बहुत फास्ट है, ना हमारी आइज बहुत तेज है, या हम बहुत ज्यादा पॉइजनस। हमारे पास भगवान ने हर स्पीशीज को एक पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, एक स्पेशल पावर दी है। ठीक है, जैसे स्नेक्स है, स्नेक्स को पॉइजनस बना दिया। ठीक है, राइनोसोरस को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, टाइगर को बहुत फास्ट बना दिया, ईगल को बहुत उसका विजन बहुत अच्छा बना दिया। तो हमको नेचर ने क्या दिया है कि ब्रेन शार्प दिया है, जिससे हम लोग बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, हम चीजों को बहुत जल्दी समझते हैं और हम अकॉर्डिंग टू दिस इवोल्यूट करते जाते हैं। ठीक है, एक हम ही ऐसे स्पीशीज है जिन्होंने दुनिया में चेंजेस किए हैं। बाकी जो 2000 साल पहले टाइगर जैसे रहता था, अभी भी वैसे ही रहता, उसने कोई नई टेक्निक्स नहीं सीखी कि मैं बंदूक बना लूंगा, गोली मारूंगा डियर में और मर जाएगी और मैं खा लूंगा। वो वही टेक्निक यूज कर रहे हैं, बट हम इवॉल्व करते हैं। किसकी वजह से? हमारे ब्रेन की वजह से। हमारा ब्रेन बहुत तेजी से इवॉल्व करता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इसमें आती है सिस्टम में। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना, उसमें न्यूरॉन्स है, पर न्यूरॉन्स के अलावा भी कुछ सेल्स होंगे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं नर्वस टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक्टोडर्म से। ठीक है, ये हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद कर लेना है। एंड स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये एक्साइटेबल है, ट्रांसमिट मैसेज, कंडक्टिविटी करता है, कोऑर्डिनेशन व्हिच इज द प्रोसेस थ्रू टू और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो इससे इंटरेक्ट करते हैं। तो नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन आ गया हमारा और न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया अलग सेल्स है, ये न्यूरॉन्स नहीं है। ये एक तरह से न्यूरॉन्स के लिए नर्व्स सेल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? नर्व्स सेल। नर्व सेल मतलब जो न्यूरॉन्स को खाना पीना प्रोवाइड करेंगे। और जो हम बोलते हैं ना ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, न्यूरॉन्स तो डिवाइड नहीं करते। न्यूरॉन्स तो कभी जितने बच्चा लेके पैदा होता है सबसे ज्यादा उस समय होते हैं उसके दिमाग में न्यूरॉन्स, उसके बाद कम होते जाते हैं। तो न्यूरॉन्स तो डिवाइड नहीं करते। तो ब्रेन कैंसर किसकी वजह से होता है? न्यूरोग्लिया की वजह से, क्योंकि वो डिवाइड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, न्यूरॉन में क्या है? साइटोन जो उसका सेल स्ट्रक्चर है और उसके प्रोसेसेस मतलब डेंड्राइट्स और एक्सोन। इसका स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं इसका। हाँ, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमको याद कर लेना है। ठीक है, बचपन में भी पढ़ा होगा। सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सोन होते हैं। अब देखो, हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी है, यहाँ पर न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो है ये डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मतलब एंटीना है जो सिग्नल को कैच कर रहा है। अब वो सिग्नल को कैच कहां से कर रहा है? वो अलग अलग न्यूरॉन्स का अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो डेंड्राइट्स एक तरह से किसका काम कर रहे हैं? ये एंटीने का काम कर रहे हैं। ठीक है, एंटीने का काम कर रहे हैं, किस लिए? सिग्नल के लिए। दे आर वेटिंग फॉर सिग्नल। ठीक है, अब यहां पर आप देखते हो निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या एक तरह से ये राइबोसोम्स है। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखो, ये जो सेल बॉडी है ये स्ट्रेटन होती है यहाँ पर और सीधा होती जाती है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सॉन। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्सॉन। तो ये यहां से लेके यहां तक दिस इज एक्सॉन। अब एक्सॉन में आप देख रहे हो कि ये जो येलो ये एक्सॉन है, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। ठीक है, एक तरह से रोल कुछ हुआ है। ठीक है, ये क्या है? स्वान सेल्स।
तो स्वान सेल्स इसके ऊपर एक कवरिंग बनाते हैं, ठीक है। एक तरह से समझो ये एक मेन यूनिट है किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की, ये उसके वायर है। तो एक तरह से हम वायर को, जैसे घर में वायर होता है तो उसके ऊपर रबर लगी होती है ना, नहीं तो करंट लग सकता है या आपस में वायर टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये जो हमारा इंफॉर्मेशन कैरी करने का वायर है, इसको हम कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू, स्वान सेल्स के थ्रू। और ये एक शीट बनाता है, स्वान सेल एक शीट बनाता है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और जहां जहां पर गैप्स होंगे, देखो स्वान सेल्स कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, हल्का हल्का गैप होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो हल्का हल्का गैप होगा, उस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीज, ठीक है। तो गैप बिटवीन माइलिन शीट ऑन एक्सॉन इज नोन एज नोड ऑफ रेनवीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एक्सॉन टर्मिनल आ गया, इसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक नोड। मतलब अब इसके आगे देखो, इसके आगे यहाँ पर, इसके आगे जो है ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसके आगे जो है हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर बैठा होगा, तो यहां से इंफॉर्मेशन निकलेगी, एक दूसरा इसके जैसा बैठा होगा जो इसकी इंफॉर्मेशन को कैच कर लेगा। तो ये पास ऑन होती रहेगी रिले रेस की तरह, ठीक है। जैसे मान लो एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, तो यहां से तुमने इंफॉर्मेशन दी, तो एक के पीछे ऐसे न्यूरॉन्स लगे होंगे, ठीक है। इधर मान लो उसका डेंड्राइट है, इधर उसका डेंड्राइट है और इधर उसका साइनेप्टिक नॉब है, इधर इसका डेंड्राइट है, इधर इसका साइनेप्टिक नॉब है। तो इसको इंफॉर्मेशन मिली, मतलब तुमने कुछ टच कर दिया, कुछ गर्म टच कर दिया, इसको इंफॉर्मेशन मिली, ये इधर तक पास ऑन करेगा, फिर यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स जाएंगे, फिर ये इधर तक पास करेगा, इस तरीके से ही आगे बढ़ती जाएगी। अब ब्रेन तक अगर ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो ये ब्रेन तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स का काम है इंफॉर्मेशन को फटाफट आगे पहुंचाना। सेंट्रियोल्स यहाँ पर एब्सेंट है क्योंकि सेल डिवाइड ही नहीं करना, तो सेंट्रियोल की जरूरत क्या है, या उल्टा बोल सकते हो कि सेंट्रियोल नहीं है इसलिए सेल डिवाइड नहीं कर पाता, दोनों रीजन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद निसल्स ग्रेन्यूल्स के बारे में कभी कभी डिटेल में पूछ लिया जाता है। ER एंड राइबोसोम फॉर्म ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज निसल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ER और राइबोसोम मिलकर जो है वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम निसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। क्या करना है, मैंने आपको बताया राइबोसोम वाला फंक्शन करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। कहां पर, मोस्टली साइटोन में और डेंड्रॉन्स में, वहां पर मोस्टली इस रीजन में ही निसल बॉडीज हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना है आपको, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो आप। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग इसमें। हाँ, तो डेंड्रॉन्स में मैंने बता दिया, these are short fiber that project out of the cell body, ये डेंड्रॉन्स है। सब ब्रांचेस ऑफ डेंड्रॉन्स आर कॉल्ड एज डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये जो मोटा वाला निकल रहा है यहाँ से, दिस इज डेंड्रॉन, और उसमें से ये जो निकल रहा है, these are डेंड्राइट्स, ठीक है, ब्रांचिंग जो हो रही है। They transmit impulse towards cell body, ये सिग्नल को लेके इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, सिग्नल को अंदर की तरफ भेजते हैं। उसके बाद एक्सॉन, लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से अवे ले जा रहा है इंपल्स को, ये सेल बॉडी की तरफ ले जा रहे हैं, और एक्सॉन जो है सेल बॉडी से अवे ले जा रहा है। ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोनाइट, ईच एक्सोनाइट एंड एज ए बल्ब, ठीक है। ये जो है ये एक्सोनाइट्स है, और एंड में जो सबसे एंड में है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, जहां पर साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और पूरे एरिया को हम बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। यहाँ पर एक्सॉन के बारे में और डिटेल में दिया हुआ है, ये भी हम देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट एक्सॉन जो है वो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है साइटोन का, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर फ्लूइड होता है उसको हम लोग एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। निसल ग्रैन्यूल्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर the terminal end of axon is branched in button shaped branches which are called as telodendria, ठीक है, याद रखना है। More mitochondria are found in the telodendria which synthesize acetylcholine with the help of choline acetyl transferase, ठीक है। तो एंड में एसिटाइलकोलिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो चाहिए, तो वहां पर ये इस एंड्स पे जो है टेलोडेंड्रिया पे एसिटाइलकोलिन बनता है जो इससे बाहर जाएगा, और दूसरा न्यूरॉन उस एसिटाइलकोलिन को एज ए सिग्नल लेगा, ठीक है। तो पहले न्यूरॉन्स ने जो सिग्नल मिला, मान लो यहाँ पर हमारा पहला न्यूरॉन्स था, ठीक है, ये पहला न्यूरॉन है, इसने सिग्नल दिया, तो यहाँ पर एंड में क्या होगा, पहले अंदर बहुत सारे एसिटाइलकोलिन यहाँ पर भरे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर मान लो दूसरा जो है हमारा
न्यूरॉन है, तो ये एसिटाइलकोलिन यहाँ से बाहर आएंगे, ठीक है, और इसके डेंड्राइट्स पे बाइंड करेंगे। जब इसके डेंड्राइट पे बाइंड करेंगे तो ये सिग्नल इसको मिलेगा और ये इसी तरीके से आगे पास ऑन होता रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी था वो मैंने बता दिया। एसिटाइलकोलिन जो है वहां पर वेसिकल्स में स्टोर होगा और फिर वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वही लिखने हैं आपको, सारे लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या है, माइलिनोजेनेसिस इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। माइलिनोजेनेसिस मतलब माइलिन शीट का फॉर्मेशन इन पेरिफेरल नर्व्स। माइलिनोजेनेसिस बिगिंस विद द डिपोजिशन ऑफ माइलिन शीट इन कॉन्सेंट्रिक लेयर अराउंड द एक्सॉन बाय स्वान सेल, ठीक है। तो एक तरीके से समझो, जैसे कि मान लो कोई रोटी है या पराठा है और बीच में एक ट्यूब है, तुमने उस पराठे को उसके ऊपर रोल कर दिया, ठीक है। एक पराठे को रोल किया, दूसरे पराठे को रोल किया, एकदम बीच में एक गैप रहेगा, एकदम इवनली नहीं आ पाएंगे क्योंकि एक इधर रोल हुआ एक इधर रोल हुआ। तो स्वान सेल जो है रोल करते हैं एक्सॉन के ऊपर और माइलिन शीट बनाते हैं। माइलिन शीट इज डिसकंटिन्यूअस जो मैंने आपको बताया, और जहां पर वो अनकवर्ड रहेगी, जहां पर गैप रहेगा दो माइलिन शीट के बीच में, उसको हम लोग नोड ऑफ एनवी बोलेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका, ठीक है। अब ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पीएनएस, शॉर्ट में इसको पीएनएस बोलते हैं। दूसरा है सीएनएस, ठीक है। न्यूरिलेमा और स्वान सेल्स आर नॉट प्रेजेंट, देयरफॉर माइलिनोजेनेसिस प्रोसेस अकर विद द हेल्प ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स न्यूरोग्लिया। देखो इतना याद रखना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पूरी बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके अलावा पूरी बॉडी में हाथ में न्यूरॉन्स है, पैर में न्यूरॉन्स है, दीज आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो माइलिन शीट बनाएंगे वो स्वान सेल्स बनाएंगे। माइलिन शीट यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी। यहाँ पर जो माइलिन शीट बनाएंगे उन सेल्स का नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या न्यूरोग्लिया, ठीक है। न्यूरॉन्स इन विच माइलिन शीट इज प्रेजेंट आर कॉल्ड एज मेडुलेटेड और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जहां पर माइलिन शीट नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, पीएनएस में जो माइलिनेशन है वो स्वान सेल्स करेंगे, और सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वहां पर ओलिगोडेंड्रोसाइट। यही क्वेश्चन यहां से आने वाला और कुछ नहीं आने वाला है यहां से, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, पहला है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, वन एक्सॉन एंड टू और मोर डेंड्रॉन्स, ठीक है। एक एक्सॉन और दो से ज्यादा डेंड्रॉन्स, इसको हम बोलेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। कहां मिलेगा, ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मिलेगा। बाइपोलर न्यूरॉन, एक एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन, ठीक है, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन, इस तरीके से। ये कहां मिलेगा हमें, रेटिना ऑफ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि बाइपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन, मल्टीपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन। उसके बाद है यूनिपोलर न्यूरॉन, सिर्फ एक एक्सॉन, डेंड्रॉन्स है ही नहीं। ये कहां मिलेंगे, सिर्फ हमको एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेंगे, डेवलपमेंट में हमारे ये खत्म होके ये बन जाते हैं, ठीक है। मोस्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं, बाइपोलर जो है हमारे सिर्फ आई में होते हैं, ठीक है। और यूनिपोलर से हमको कहां मिलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो ये तीनों टाइप के बस नाम याद करने हैं और कहां मिलते हैं ये याद करने हैं, ज्यादा इसमें से कुछ डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सॉन मैंने आपको बताया, माइलिनेटेड भी हो सकता है, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है, ठीक है। माइलिनेटेड एक्सॉन पे स्वान सेल जो है वो माइलिन शीट बनाएंगे, ठीक है। जो वही चीजें फिर से रिपीट हो रही है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स पे, ठीक है। व्हाइट कलर एरिया फॉर्म्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज व्हाइट मैटर। जब हम ब्रेन खोल के देखते हैं तो हमें दो एरिया मिलते हैं, व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, ठीक है। दो तरह के एरिया हमारे ब्रेन जब हम खोलते हैं तो दो तरह के कलर हमें दिखाई देते हैं, व्हाइट एंड ग्रे। तो जो व्हाइट होता है, व्हाइट मैटर, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट की वजह से, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसको खोलोगे, है ना, और मान लो जो तुम्हारे वायर्स हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर का जो है प्लास्टिक लगा हुआ है ना। वायर जो होता है हमारे पास, जैसे ये वायर है, ठीक है, ये माइक का वायर है,
तो इससे मैं इसके वायर्स को थोड़ी टच कर पा रहा हूँ, मैं तो इसके ऊपर जो रबर लगा है ब्लैक इसको टच कर पा रहा हूँ, है ना। तो उसी तरीके से मान लो स्विच बोर्ड मैंने खोला तो सबसे ज्यादा मुझे क्या दिखेगा, वायर्स दिखेंगे, बट वायर्स डायरेक्टली वायर्स थोड़ी दिखेंगे, उसके ऊपर जो कवरिंग है वो दिखेगी, तो पूरा ब्लैक ब्लैक ज्यादा दिखेगा, है ना। तो जो वो व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है क्योंकि व्हाइट कवरिंग है यहाँ पे वायर्स के ऊपर ड्यू टू माइलिन शीट, तो व्हाइट मेटल को मिलता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीज जो है यहाँ पर क्योंकि शुरुआत हो रही है इस चैप्टर की, तो बार बार मैं समझा रहा हूँ, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम पहले वाले स्लाइड्स में लिख चुके हैं। नॉन माइलिनेटेड मैंने आपको बता दिया जहां पर माइलिन शीट नहीं होगी, और जो ये बनाएंगे ग्रे मैटर, ठीक है। तो जिन के ऊपर माइलिन शीट नहीं होगी वो ग्रे कलर के दिखेंगे, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलेंगे, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में मिलेंगे, ठीक है। ये हमको क्लियर हो गया कि व्हाइट मैटर जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट है वो व्हाइट कलर के दिखते हैं जब हम फिजियोलॉजिकली देखते हैं ब्रेन को, और ये ग्रे कलर के दिखते हैं जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। यहाँ पर एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में यहाँ पर डिफरेंस लिखे हुए हैं, ये आपको खुद से पढ़ लेना है, ठीक है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। माइलिन शीट एक्ट एज इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ आयरन, ठीक है। तो माइलिन शीट की वजह से क्या होता है, लीकेज, इंफॉर्मेशन की लीकेज इधर नहीं होती, सीधे ट्रेवल करती है सिनेप्टिक नॉब तक, ठीक है। तो लीकेज और आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, बहुत सारे न्यूरॉन्स जो कि एक साथ है तो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो और जो है लीकेज ना हो इंफॉर्मेशन की, जितना सिग्नल मिला है उतना सिग्नल एंड तक जाए, ठीक है। तो इसको आप लिख लेना, याद करना है सिर्फ कि एक्सॉन जो है वो ऑलवेज सिंगल होता है, यहाँ पर एक से ज्यादा हो सकते हैं, या नेसल बॉडीज जो है हमें न्यूरोफाइब्रिल्स तो हमें नेसल बॉडीज नहीं मिलेंगे, इसके पास दोनों मिलेंगे, ये लॉन्ग होगा ये स्मॉल होगा, ठीक है। बेसिक डिफरेंसेस है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, वैसे ही याद कर लोगे तो भी चलेगा। अब आता है हमारा जनरेशन इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स जनरेट कैसे होती है, सब कुछ पूरा सिस्टम नर्व इंपल्स के ऊपर है। जैसे हम लोगों ने हार्ट में पढ़ा था कि नर्व एक इंपल्स जनरेट होती थी, ठीक है, ऐसी नोड से एक इंपल्स जनरेट होती थी, वो इंपल्स जो है एवी नोड जाती थी, फिर परकंजी फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट में जाती थी, बंडल ऑफ ईस्ट परकंजी फाइबर। उसी तरीके से हमारे पूरी बॉडी में जो है नर्व इंपल्स जनरेट होती है। मैंने कुछ भी टच किया, मान लो मैंने ये टेबल टच किया, टेबल गर्म होती तो मैं तुरंत हाथ हटा लेता। क्यों हटा लेता, क्योंकि वो जो इंपल्स है तुरंत मेरे ब्रेन में गई और मुझे बताया कि इट इज नॉट गुड फॉर मी टू कीप माई हैंड ऑन दिस टेबल। उसने मेरे को बताया, तुरंत बताया, अपने एक्सपीरियंस से बताया, है ना। अगर मान लो मैं पैदा हुआ बच्चा हूं तो शायद मैं नहीं हटाऊं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे ब्रेन ने पहले कभी वो फील नहीं किया। इसलिए हम बोलते हैं कि हम ठोकर खा के सीखते हैं, तो हमारा ब्रेन भी एक तरह से ठोकर खा के सीखता है, ठीक है। जैसे मेरे को पता है, जैसे छोटे बच्चे को तो नहीं पता होता ना कि भाई अभी यहाँ पर इस तपेली में सब्जी बनी थी, उसको नहीं पता कि वो गर्म होगी, अभी गरम गरम मम्मी ने उतारी, तो वो जाके छू देता। बट तुमको या मेरे को तो पता है ना कि अभी गरम गरम ये उस पर से उतरी तो ये गरम होगी 100%, तो हम जाके उसको नहीं छूते, बट छोटा बच्चा जाके छू देता है। तो क्यों, क्योंकि उसके ब्रेन ने अभी फील नहीं किया। जब एक बार छुएगा, हाथ जलेगा, तब उसमें अकल आएगी कि हाँ। तो ब्रेन जो सीख रहा है वो इन इंपल्सेस के थ्रू ही तो सीख रहा है। जब तक वो गर्माहट को उसके हाथ से फील नहीं किया, उसको लगा कि इसमें दर्द होता है, तब तक वो उसको नहीं पहचाना उसका ब्रेन। बट जब उसने फील कर लिया, इंपल्स के थ्रू ब्रेन में गया, ब्रेन ने बताया भाई दर्द हो रहा है, यहाँ पे जलन हो रही है, तब उसने सीखा, ठीक है। तो इंपल्स बहुत जरूरी है। 3 स्टेप्स ऑफ इंपल्स ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो 3 स्टेप में ये होने वाला। मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक नॉर्मल पोटेंशियल मतलब रेस्टिंग स्टेज। मेरे को मान लो मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरे यहाँ के जो न्यूरॉन्स है वो रेस्टिंग है। अब यहाँ पर आके मुझे मान लो किसी ने छू लिया, संदीप सर ने आके मुझे यहाँ पे छुआ, मैं मान लो उधर देख के बैठा, उन्होंने पीछे से आके छुआ, तो तुरंत मेरे ब्रेन मुझे यहाँ से सिग्नल जाएगा, कैसे, यहाँ से सिग्नल जाएगा पीछे से स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा, और फिर उस टच को भी मेरा ब्रेन तुरंत रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा कि कौन हो सकता है ना। मोस्टली हम ऐसे बनेंगे, या तो संदीप सर होंगे, या दिपिन सर होंगे, या तुम्हारे घर पे या तो पापा होंगे, मम्मी होंगे, भाई बहन, ठीक है। फिर भी अलग सा टच लगता है तो हम तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली सीखता रहता है कि बहुत सारे जब जान पहचान में लोग पीछे से टच करते हैं, हम पीछे मुड़ के तुरंत नहीं देखते, हमको लगता है इनमें से कोई होगा, ठीक है। तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। फिर एक्शन पोटेंशियल, मतलब उसने टच किया, अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब अब सिग्नल जो है वो आगे जाने वाला है, ठीक है। और फिर प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद
पूरा ब्रेन तक पहुंचाना है हमें, और उसी फ्रीक्वेंसी का। किसी ने टच किया है या किसी ने मारा है, ये पूरी फ्रीक्वेंसी पे जाना बहुत जरूरी है ना। किसी ने तुमको ऐसे टच किया या जोर से मारा, दोनों में अलग रिस्पॉन्स देने वाले हो ना। अगर मान लो मैंने क्लास में आके किसी को ऐसे हल्का सा टच कर दिया गाल पे, तो वो मुस्कुरा देगा, हंस देगा कि सर ने मेरे को ऐसे प्यार से मार दिया। और मैं घुमा के दे दूं उसमें, तो फिर उसका रिस्पॉन्स बदलेगा, या तो वो घुमा के मेरे को दे देगा, है ना, या फिर वो रोने लगेगा, या फिर वो ऐसा मान लेगा कि अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा, बाहर निकलते ही मारूंगा मैं सर को, ठीक है, या घर पे कंप्लेन करूंगा। मतलब रिस्पॉन्स जो है इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग बदलने वाला है ना। मान लो तुम्हारे दोस्त के पीछे तुमको धीरे से टपली मारी, तुम इग्नोर कर दोगे, चल ठीक है। जोर से उसने घुसा मार दिया तो तुम भी लौट के मारोगे। तो इंटेंसिटी, चाहे सेम चीज हो रही है, पहले किसी ने मेरे को धीरे से छुआ और सेम उसी जगह पे जोर से छुआ, तो मेरा रिस्पॉन्स बदलने वाला है। तो ब्रेन को मुझे इंटेंसिटी भी पहुंचानी है कि उसने मुझे कितनी धीरे से छुआ है या कितनी तेज से मारा है, ये भी पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि किसी ने मारा है, कितनी तेज मारा है, ये भी पहुंचाना है, ठीक है, तभी रिस्पॉन्स आएगा। नहीं तो क्या होगा, अरे मैंने तो इसको हल्के से टच किया था, इसने तो मेरे को डंडे से मारना चालू कर दिया, मैंने तो प्यार से इसे टच किया, तो रिस्पॉन्स गलत आ सकता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स हमें वैसा ही चाहिए जैसा हमको सिग्नल मिला। देखो आप देखो, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है, मान लो डेंड्राइट्स वाला रीजन जो है वहां पर है। यहाँ पर आप ध्यान से क्या देख रहे हो कि बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज है, मेम्ब्रेन पे बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस सेलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल्स। बहुत सारे सेलेक्टिवली परमेबल आयन चैनल्स होंगे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे। इन अ रेस्टिंग न्यूरॉन द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल टू K+ एंड नियरली इम्परमेबल टू Na+। ठीक है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है वो K+ के लिए परमेबल है और Na+ के लिए जो है इम्परमेबल है, ठीक है। Also the membrane is impermeable to negatively charged proteins exoplast, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी इम्परमेबल, ठीक है। ये रेस्टिंग है, अभी कुछ भी नहीं कर रहा है, ये रेस्टिंग है, मतलब तुम सो रहे हो मान लो, ठीक है, या तुम बैठे हुए, तुम्हें कोई टच नहीं कर रहा, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो हमारा क्या होगा, इतना याद रखना कि बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव, ठीक है, इतना याद रखना है। बाकी इसमें से ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है जो रेड में है कि रेस्टिंग में मोर परमिएबल है K+ के लिए और नियरली इम्परमिएबल है Na+ आयंस के लिए, ठीक है। Na+ आयंस रेस्टिंग में अंदर नहीं आ सकते, बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। Therefore the concentration of K+ and negatively charged protein in exoplasm is high and concentration Na+ is low, ठीक है। तो अंदर जो है Na+ का लेवल जो है वो लो होगा, बाहर ज्यादा होगा। The fluid outside the axon contains low concentration of K+ and high concentration of Na+। बाहर K+ कम है, Na+ बहुत ज्यादा है। This forms an ionic gradient across resting membrane। इसकी वजह से ग्रेडियंट बना, ठीक है, बाहर प्लस ज्यादा हो गया, अंदर देखो अंदर नेगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, अंदर भी K+ ही प्रेजेंट है। ये जो प्लस और माइनस में बोल रहा हूँ, ये कम और ज्यादा की वजह से, यहाँ पे मैं कोई Cl- नहीं है कि नेगेटिव चार्ज, सिर्फ ग्रेडियंट है, ज्यादा है इसलिए प्लस लिख रहा हूँ, इससे यहाँ कम है इसलिए इसको माइनस लिख, ठीक है। इतना याद रखना। तुम ये पूछोगे सर ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, इधर पॉजिटिव ज्यादा है तो इसको नेगेटिव ही मानूंगा ना मैं, तो बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा है, अंदर कम है इसलिए उसको नेगेटिव मान लिया, ठीक है दोनों आयंस प्लस वाले, ठीक है, बट अंदर कम है बाहर ज्यादा है, इसलिए बाहर को पॉजिटिव माना है, अंदर को नेगेटिव माना है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर मैंने सिग्नल दिया तो अंदर जो है प्लस होता जाएगा और बाहर नेगेटिव होता जाएगा, अंदर प्लस होता जाएगा और बाहर नेगेटिव होता जाएगा, ये इंपल्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, द आयनिक ग्रेडियंट, इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाओ। The ionic gradient are maintained by the active transport of ions by sodium potassium pump। इतना आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें
3 Na+ बाहर जाएंगे तो 2 K+ अंदर आएंगे, 3 Na+ बाहर जाएंगे तो 2 K+ अंदर आएंगे। ये कंटिन्यूअसली इसी तरीके से काम करता है, 3 Na बाहर 2 K+ अंदर। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। As a result, the outer surface become positive charge and the inner surface become negatively charged. And ज्यादा बाहर जा रहा है K+ अंदर कम आ रहा है, तो मतलब बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा रहेगी, अंदर नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है सिग्नल लेकर देख लेते हैं। एक्शन पोटेंशियल मैंने यहाँ पर सिग्नल दिया तो क्या होगा, अब Na+ अंदर जाएगा। देखो, when a stimulus is applied, the membrane at site A becomes permeable to Na+। अभी तक Na+ के लिए permeable नहीं था, बट जैसे ही स्टिमुलस मिला इट इज परमेबल टू Na+, तो Na+ अंदर जाएगा। जब Na+ अंदर जाएगा तो क्या होगा, बाहर पॉजिटिविटी कम होगी, अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, अब होल लेंथ पे देखो, यहाँ पहले पॉजिटिव होता था, यहाँ नेगेटिव हुआ, उसके बगल में तो अभी यहाँ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर जाने लगेगा तो ये नेगेटिव होता जाएगा। अब अंदर यहाँ पॉजिटिव आ गया और आगे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर जाने लगेगा। मतलब ये ऐसे करके वेव जैसा बनेगा, ऊपर नेगेटिव होता जाएगा और अंदर पॉजिटिव होता जाएगा। ठीक है, बस मान लो कि यहाँ पर ये पॉजिटिव पहुंचा है तो यहाँ पे वापस से वो नेगेटिव हो चुका होगा, मतलब वेव आगे बढ़ेगी और पीछे वापस से नॉर्मल होता जाएगा, है ना। देखो ये पॉजिटिव यहाँ पहुंचा तो इस तरीके से ये बाहर नेगेटिव है और वहां पे पीछे नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे करता जाएगा, इसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इंपल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे करते करते पूरा अंदर पॉजिटिव होता जाएगा, अंदर पॉजिटिव होता जाएगा और बाहर नेगेटिव होता जाएगा, और ये कंटिन्यूअसली कहां तक जाएगा, साइनेप्टिक नॉब तक जाएगा। जब ये साइनेप्टिक नॉब में पहुंचेगा तो ये जो है एक्शन पोटेंशियल, ये जो वेसाइकल से न्यूरोट्रांसमीटर्स के वेसाइकल से उन्हें सिग्नल देगा कि नाउ यू कैन डिस्चार्ज योर न्यूरोट्रांसमीटर, और वो वेसाइकल साइनेप्टिक वेसाइकल जो है वो अपने न्यूरोट्रांसमीटर को वहां पर डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, और जो है सिग्नल जो है वो अगले न्यूरॉन पे चला जाएगा। ठीक है, फिर वही कहानी वहां पे भी होने वाली है। ठीक है, तो ये देखो ये चीज बताया, आउटसाइड ऑफ एक्सॉन, इनसाइड, बाहर प्लस है, अंदर नेगेटिव है, फिर बाहर अंदर पॉजिटिव होता जा रहा है, बाहर नेगेटिव होता जा रहा है, अंदर पॉजिटिव होता जा रहा है, बाहर नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, अब जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये वापस K+ बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से वापस पीछे हम नॉर्मल करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूरॉन्स को ऐसा नहीं एक ही बार काउंट करवाना है। हो सकता है कोई मेरे को 4 बार मार रहा है तो 4 बार मुझे सिग्नल भेजना है ना ब्रेन में, ऐसा नहीं एक बार मार दिया अब ये नेगेटिव हो गया, अब इसको नेगेटिव ही छोड़ दिया। अगर इसको नेगेटिव बाहर अंदर पॉजिटिव छोड़ दिया तो दूसरा इंपल्स नहीं लेगा, दूसरे थप्पड़ का जवाब नहीं दे पाओगे, फिर तुमको लगेगा एक ही थप्पड़ पड़ा है। ठीक है, तो जब ये इंपल्स तो आगे जा रही है, मतलब काम तो चालू है, तो पीछे वाले को नॉर्मल करते जाते तो K+ बाहर जाता जाएगा और ये नॉर्मल होता जाएगा। ठीक है, एट साइड बी आउटसाइड सरफेस इज पॉजिटिव एंड इनर सरफेस इज नेगेटिव। ठीक है, साइड बी पे बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। The current flows on the inner surface from side A to B। ठीक है, A to B इधर जाएगा और B to इधर। ठीक है, on the outer surface current flows from B to B। ये इधर प्लस करता जाएगा आगे, ये इधर प्लस करता जाएगा और इधर ये नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंपल्स आप देख रहे हो पूरा एंड तक जाएगा। ठीक है, दिस कंडक्शन ऑफ इंपल्स या प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। The sequence is repeated along the axon। ये sequence पूरा ऐसे चलता रहेगा and impulse is conducted। The rise in permeability to Na+ is extremely short-lived। ठीक है, ये जो Na+ अंदर आ रहा है short-lived है, मतलब एक बार आएगा फिर ज्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, followed by is rise in permeability of K+। अब K+ का permeability बढ़ा दे जिससे K+ बाहर निकले और वापस से इसको जैसा था स्टार्टिंग में वैसा ही करता जाए। ठीक है, जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही करता जाए। Immediately K+ diffuse out and restore the resting membrane। ठीक है, तो K+ उसे वापस करता जा रहा है और यहाँ पर हमारी इंपल्स जो है पूरी यहाँ तक जाएगी, ये नेगेटिव होता जाएगा, ये पॉजिटिव होता जाएगा, बट पीछे हम उसको ठीक करते हुए आ रहे वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं, जिससे हमको नेक्स्ट इंपल्स अगर मिले तो उसे भी हम कैरी कर पाए। ठीक है,
उसके बाद है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनेप्स इज ए फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन है उसे हम बोलेंगे साइनेप्स। ठीक है, यहां पर आप देख लो, दिस इज साइनेप्स, ये इसके साइनेप्टिक नॉब है और ये एक किसी न्यूरॉन का जो है वो डेंड्राइट्स है। ठीक है, अब साइनेप्स दो तरीके की हो सकती है, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मतलब कि यहां पर कोई भी गैप नहीं होगा। इन दिस द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, सो इंपल्स ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द ट्रांसमिशन अलोंग एन एक्सिस। मतलब डायरेक्टली इसका एंड और इसका शुरुआत जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा ये एक दूसरे से टच कर रहे हैं। केमिकल में क्या होगा, दोनों के बीच में गैप होगा। ठीक है, तो इंपल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर देन इन केमिकल साइनेप्स। अब देखो, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में बीच में गैप नहीं है तो फास्टर होगा क्योंकि बीच में गैप नहीं है, और ये फास्टर काम करेगी केमिकल से, बट ये हमारी बॉडी में बहुत रेयर है। अब देखो, फायदेमंद चीज है, यहाँ पर ये फास्ट काम कर रही है, बीच में कोई गैप नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी में बहुत रेयर है। इसका आंसर आपको ढूंढना है, नहीं मिलेगा तो मैं लाइन से बताऊंगा कि क्यों इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो है हमारी बॉडी में कम है, फास्टर देन केमिकल साइनेप्स। वैसे हमारा रिस्पॉन्स इतना अच्छा है ना, हमारी बॉडी का बाकी जानवरों से कितना अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे ब्रेन का, फिर भी हम केमिकल साइनेप्स यूज कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिकल यूज कर रहे थे तो और कितना तेज होता हमारा। ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं है, एक बार खुद सोचो, नहीं मिलता है तो मैं बताऊं। ठीक है, अब देखो केमिकल साइनेप्स क्या, देखो यहाँ पर एक गैप होगा, ये यहाँ पर खत्म हो जा रहा है, ये वाला जो साइनेप्टिक नॉब है फर्स्ट न्यूरॉन का, ये खत्म हो जा रहा है, ये सेकंड न्यूरॉन का, ये डेंड्राइट है। पोस्ट साइनेप्टिक जो हम लिख रहे हैं ना, ये दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन और ये जो है हमारी पहले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में गैप है। देखो यहाँ पे ये गैप साफ साफ दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमीटर छोड़े जाते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन के, ये दूसरा न्यूरॉन, ये पहला न्यूरॉन, यहाँ से ये छोड़ा, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं दीज आर न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे एसिटाइलकोलिन। अब ये इस पे बाइंड करेंगे, दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये इस पे बाइंड करेंगे और यहाँ पर अब इंपल्स जनरेट होगी, यहाँ पर एक नई इंपल्स जनरेट होगी। तो जैसा अभी तक हमने पढ़ा पूरा, वैसा अब इस न्यूरॉन में पूरा डेंड्राइट्स से सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर ये आगे छोड़ देगा। ठीक है, तो जैसा इसमें हुआ वैसा इसमें आगे होगा, बट यहाँ पर गैप्स, और गैप्स में जो है यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज सिनेप्टिकल वेसिकल। जब यहाँ सिग्नल आता है, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ पर जाके ऐसे फ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे जाएगा और आगे जाके ऐसे खुल जाएगा, है ना, जो सर्कल है वो ऐसे जाएगा, ये सर्कल ऐसे जाएगा, ऐसे जाके खुल जाएगा। जब खुलेगा तो ये जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है ये रिलीज हो जाएंगे, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, दिस इज प्री साइनेप्टिक, ये साइनेप्स है, और ये साइनेप्स के बाद पोस्ट साइनेप्टिक, इस पे जाके वो बाइंड करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर और उसमें इंपल्स जनरेट करवाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केमिकल साइनेप्स। ठीक है, हमारी बॉडी में मोस्टली केमिकल साइनेप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इंपल्स रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल, फिर एक्सॉन टर्मिनल पे इंपल्स पहुंचा, फिर साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करेंगे। ठीक है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स इधर इस नदी को क्रॉस करेंगे, साइनेप्टिक लेफ्ट को क्रॉस करेंगे, कंबाइन विद द रिसेप्टर्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक में दूसरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे जाके बाइंड करेंगे, वहां पर आयन चैनल्स ओपन होंगे और अब दूसरे न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दिस एक्शन पोटेंशियल विल बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, मतलब ये जो सिग्नल गया ये आगे वाले के लिए एक्साइटेटरी भी, मतलब उसको ये भी बोल सकता है कि जो ये काम कर रहे हो वो बंद कर दो, या ये जो काम कर रहे हो उसको आगे बढ़ा। ठीक है, तो एक्साइटेटरी भी हो सकता है या इनहिबिटरी भी हो सकता है। जैसे मान लो कि तुम क्लास में सीटी बजा रहे हो, ठीक है, तो मैंने ऐसे किया, बहुत बढ़िया, मतलब मैं सिग्नल दे रहा हूँ और बजाओ, और तुम सीटी बजा रहे हो, मैंने कान पे आके बजाया तो मैंने क्या सिग्नल दिया, इनहिबिटरी की, जो तुम काम कर रहे हो उसे चुपचाप बंद कर दो। ठीक है, तो जो इंपल्स है वो एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है ब्रेन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। इसको आप एनसीईआरटी से भी पढ़ना। एक्शन पोटेंशियल वाला जो रीजन, जो चीज है
वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ध्यान से पढ़ना, प्लस माइनस का डिफरेंस देखना। पहले नॉर्मली बाहर प्लस अंदर माइनस है, फिर जैसे ही एक्शन स्टिमुलस मिलेगा अंदर प्लस होता जाएगा, बाहर नेगेटिव होता जाएगा, और धीरे धीरे उसे हम वापस रिकवर भी करते जाएंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, फिर ये वीडियो देखना, तो चीजें क्लियर होंगी। फिर मैं लाइव क्लास में भी एक बार ये समझाऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।